असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर में। मैंने अभी तक की जो रणनीति जानी वो प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में जानी, यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारी व्यापक रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हमको चीज़ों को देखना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र में तो मान लीजिए 20-25 प्रश्न करते हैं, लेकिन हिंदी के दम पे भी लोग जेआरएफ पाए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं उसके संदर्भ में इन लोगों की क्या रणनीति रही है उसके विषय में जानना चाहूँगा, और किस तरीके से इन्होंने पढ़ा है, समझा है, क्योंकि पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत है, तो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है उसके संदर्भ में हम जानेंगे। तो जी आप बताइए, आपने प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में बताया था, अब द्वितीय प्रश्न पत्र में आपकी रणनीति क्या रही, आपके कितने प्रश्न सही हुए? मेरा इसमें 72 क्वेश्चन सही हुआ है। मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से इसमें पढ़ाई की है। तो जैसे भाषा विज्ञान हो गया, तो इसका जैसे पहले तो होता है कंटेंट हमें कहाँ से पढ़ना है, ये भी ज़रूरी होता है। तो भाषा विज्ञान टॉपिक के लिए मैंने दृष्टि की बुक यूज़ की है, जो कि नेट जेआरएफ के लिए आती है। और नीचे इसके साहित्य वाला पोर्शन है, तो साहित्य के लिए मैंने दृष्टि ही पर्याप्त यूज़ की है। कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसमें मेन टॉपिक होते हैं वही पढ़ा है, बाकी मेन रूप से दृष्टि यूज़ किया है। और जो नीचे के पोर्शन जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि, लगभग हम अपना पूरा सिलेबस अगर पढ़ लेंगे तो हमारी खुद की एक वैचारिक पृष्ठभूमि बन जाएगी। तो वहाँ के आधार पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो टेक्स्ट के 6 पोर्शन लगे हुए हैं, जैसे कि कविता हो गया, तो कविताओं पे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है और क्वेश्चन भी उस पर थोड़ा कम अधिकांशता रहता है। तो उस पर ऐसा होता है कि मैंने जैसे किया था कि जो छोटी छोटी रचनाएँ थी जो आधुनिक काल की मेन रूप से हैं, तो इन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। इनको सारा पढ़ा था मैंने, जो छोटी जहाँ तक मैं पढ़ सकता था, क्योंकि मुझे कविता में मेरा थोड़ा पोर्शन वीक रहता है, तो कविताओं को मैंने केवल आधुनिक वाला चुना था मेन रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं रोकना चाहूँगा, जैसे इसमें 10 इकाई है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। तो भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान के लिए इन्होंने दृष्टि गाइड पुस्तक का सहारा लिया। क्या आपने किसी और पुस्तक का सहारा लिया? जैसे हरदेव बाहरी की हुई है, भोलानाथ तिवारी की मार्केट में चल रही है इस समय, तो उससे प्रश्न भी आते हैं, तो क्या आपने उसका सहारा लिया था या दृष्टि पर्याप्त है? नहीं भैया, मैंने दृष्टि यूज़ किया है। उसके बाद PYQ, तो PYQ से जैसे 1-2 क्वेश्चन और मतलब ब्रॉड में जा रहा है, तो उसका बॉक्स में अलग कि उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लिखी हुई होती है। तो बस उससे और दृष्टि पर्याप्त इतना ही यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट रखेंगे, क्वेश्चन भी 1 ही 2 अदर जाएगा, तो उसके लिए फिर ब्रॉड हो जाएगा, हो सकता है हम वो याद भी ना कर पाएँ, ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, तो सीमित कंटेंट रखा इसीलिए मैंने। जी, जी। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी-कभी जो है प्रश्न पत्र वो बदलता रहता है उसका स्वरूप। कभी व्याकरण के भी 2-4 प्रश्न आते हैं, कभी-कभी उसका पैटर्न बदल जाता है। नेट की परीक्षा की यही खासियत है कि वो पैटर्न बदल देता है और विद्यार्थी कहते हैं कि मैं इस पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कभी ये डीपली घुस के कहानियों से आँखें पूछ ले रहा कि आँखों का कलर क्या है, तो कभी कहानियों का क्रम पूछ ले रहा कि कौन सी पंक्तियाँ पहले आई हैं, बाद में आई हैं। तो मैं भाषा विज्ञान आपने बता दिया कि दृष्टि की गाइड पर्याप्त है। अब मैं दूसरी इकाई पे आता हूँ कि हिंदी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ दोस्तों संकलित हैं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही? मैंने कहानियों के लिए मैंने लाइन बाय लाइन मैंने कहानियों को पढ़ा है, और कहानियों में क्वेश्चन भी कई तरह से बन रहे हैं। कभी कभी वो कथन दे रहा है, उसमें नई शब्द जोड़ दे रहा है केवल, इसलिए। और कभी फैक्चुअल पूछ रहा है, कभी अब इस बार जैसे भैया बताएं कि एक अचानक क्वेश्चन पीली पीली आंखों के लिए पूछ लिया गया। तो इसके लिए क्या है कि अब इसका यही तरीका है कि भाई लाइन बाय लाइन पढ़ो, एकदम क्लियर सीधे। इसके लिए आपने नोट्स भी बनाया था? नहीं नोट्स इसके लिए मैंने नहीं बनाया था, जो PDF निकलवाया था, तो उसी में उसी में रेखांकित क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि 21 कहानियाँ लगभग 150 पेज में है, तो उसी में एक माइंड समझ बनाते गए हैं कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, और लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। इसको बिल्कुल सभी के लिए कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल रिस्क ना लें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, समझें कि वास्तव में पंक्ति में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कई तरह से बना रहा है, बीच में नई शब्द जोड़ दे रहा है और पंक्ति को बदल दे रहा है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मतलब यदि आप पकड़ इसमें बना लेते हैं तो प्रश्न के गलत होने की संभावना बहुत कम है। उपन्यास में आप पकड़ नहीं बना सकते हैं, नाटक, निबंध एवं कहानी में आपकी पकड़ बन सकती है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब मैं एक जैसे कहानियों से संबंधित कई विद्यार्थी जैसे हमसे मिलते रहते हैं, हमारे जूनियर हैं जो भी पूछते रहते हैं कि इसमें भैया जो कौन सी कहानी किसमें संकलित है या किसकी प्रकाशन वर्ष कब हुआ, जन्म, इसका राइटर का जो जन्म हुआ, इसको भी कभी क्रम से लगाने को दे देता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं,
वो कहाँ से विद्यार्थी को मिल जाए, उसके लिए स्रोत क्या अपना जाए? तो इस तरह की का प्रकाशन वर्ष क्या है और किस संग्रह में संकलित है। हुँ, तो इसके लिए आप ऋचा मैम का वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक मतलब एक ही जगह हुँ, चीज़ें दी हुई है। सारी चीज़ें। हाँ, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं नहीं कहीं और भी सर हैं, जैसे कि एक राम सर करके अच्छा, हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। हुँ। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने हिंदी का ही कहानी पढ़ ली। अब नाटक में जो 14 नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उसमें आपकी रणनीति क्या रही? नहीं, नाटक के क्वेश्चनों को देखने के बाद हुँ, प्रीवियस क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि इस सब हुँ, टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। हुँ, तो पहले क्वेश्चन देखा, हुँ, तो उसके बाद पता चला कि अब नाटक को छोड़ना नहीं, बिल्कुल उसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी हर तरह के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। हुँ, तो जैसे कि आधे अधूरे से इस बार आया था हुँ, कि उसमें एक चीज़ जोड़ दी गई थी, नहीं सिंदूर की होली से, हुँ, कि उसमें एक नई वर्ड जोड़ दिया गया, लाइन हाँ, बाई है, केवल एक नई वर्ड जोड़ दिया गया हुँ, था। तो इसमें भी अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो फिर यही होता है कि हमें लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। एक तो समरी पता होनी चाहिए कि उसका भाव क्या कह रहा है। क्या अगर कोई कथन आया है तो करेक्टर क्या ऐसा कथन कह सकता है? एक तो भाव ज़रूरी है। हुँ, दूसरी बात लाइन बाय लाइन मुझे अच्छे से पढ़ना है। उसमें गीत के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हुँ, तो गीतों को भी ध्यान में रखना रखना है। हुँ, और जो कुछ पात्र हो जाते हैं, पात्र, तो पात्रों का क्रम भी पूछ रहा है, हुँ, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है कि किस पात्र के बाद कौन-सा पात्र पहले आया, कौन से कौन-सा बाद बाद में में? आया। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हुँ, मतलब कहानी और निबंध और नाटक हुँ, इनको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। इनको बिल्कुल इन पे रिस्क नहीं लेनी, हुँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हम पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन पे अच्छे से हमें ध्यान देना होगा। चलिए मान लीजिए नाटक निबंध कहानी में इन्होंने बता दिया कि आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सा पात्र है, कौन सा गीत है, कौन सा महत्वपूर्ण स्थल आता है और कौन सा दृश्य है, किस मतलब जो उसका पात्र होता है उसकी प्रमुख पंक्तियाँ क्या हैं। जैसे सुहासिनी का गीत हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी जैसे प्रमुख जो नाटक हैं, उससे हर बार घूम फिरा के प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चाणक्य के या और भी जो महत्वपूर्ण जो मिहिर देव कोमा इत्यादि जो हैं, उनके कथन घूम फिरा के आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको आपको ध्यान रखते चलना है। जो महत्वपूर्ण इकाई जहाँ से डरते हैं विद्यार्थी और वहाँ पे कई विद्यार्थियों का प्रश्न भी गलत हो जाता है, हम आ जाते हैं भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आपकी क्या भूमिका रही? मतलब आपने क्या दृष्टिकोण अपनाया? इसके लिए पहले तो जैसे हर चीज़ के लिए पहले एक बार हिंदी इस पे हमारी समझ तो हो ही चुकी होती है जब हुँ, हम पीजी में कर रहे होते हैं। हुँ, तो एक बार पहले इस पे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन हमारे कैसे बन रहे हैं और आगे में किस तरह से पढ़ना है। कंटेंट की बता दे रहा हूँ कि इसके लिए मैंने भारतीय काव्यशास्त्र के लिए मेन रूप से दृष्टि की बुक यूज़ की है। पाश्चात्य के लिए दृष्टि और साथ में एक रीता गौड़ मैम है, साहित्य समाधान चैनल है हुँ, यूट्यूब पे, तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। बस इतना ही 3 जगह से मैंने पढ़ा है, इसके लिए अदर कुछ नहीं, बस और पीवाईक्यू को हेल्प के लिए जी। इसके लिए। मैं इन्होंने रीता गौड़ मैम का नाम ले लिया तो मैं उनके संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको सिर्फ जेआरएफ के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, बाद में और भी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी हैं, आपको अपनी समझ विकसित करना है, दृष्टि विकसित करना है और चीज़ों को समझना है, तो आप निश्चित रूप से उनका चैनल फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया है, समझाया है। काव्यशास्त्र जैसे जो कठिन विषय हैं जिस पे टीचर पढ़ाने से बचता है, उसमें आपकी समझ विकसित होगी और वहाँ से आपको लाभदायक होगा। एक पुस्तक ऐड कर देना चाहता हूँ दोस्तों, डॉक्टर भागीरथ मिश्र की जो पुस्तक है, उससे जो महत्वपूर्ण जैसे जो आलोचक हुए उनके क्या सिद्धांत रहे, चाहे ध्वनि सिद्धांत हो या जो भी सिद्धांत महत्वपूर्ण रहे हैं, उसको आप पढ़ते चलिए, आपके लिए वो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। ये वैचारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका रही इसको बता दीजिए तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने वैचारिक के लिए बताया था कि अगर हम सारा सिलेबस जो अपना हिंदी साहित्य में लगा है हुँ, पढ़ लेंगे तो हमारी एक की खुद की एक वैचारिक पृष्ठभूमि बन जाएगी। तो वहाँ से ही हम क्वेश्चन का आइडिया लगा पाएंगे, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या है कि कभी बाल गंगाधर तिलक पूछ लिए, हुँ, महात्मा गांधी पूछ लिए, अम्बेडकर जी पूछ लिए, तो इनके बारे में लगभग हमें चीज़ें पता होती है। हुँ, वहाँ पे कथन यही आता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव एक दो चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल पर्टिकुलरली पूछी जाती हैं, तो उस पे थोड़ा हो सकता है कि हम ना कर पाएँ। लेकिन जो उनकी वैचारिक है कि महात्मा गांधी कैसे वैचारिक पृष्ठभूमि मतलब उनके विचार क्या थे, अम्बेडकर जी के विचार क्या थे, उसके आधार पे तो हम क्वेश्चन जनरली लगा ही देते हैं। तो उसके लिए मैंने तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं था, बस दृष्टि का ही समझ विकसित करने के लिए पढ़ी थी। बाकी हमारी खुद की, क्योंकि हमारे वो महान पूरे व्यक्तित्व रहे हैं, हुँ, तो हमारी खुद की उनके प्रति एक विचार बने हुए हैं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला, इसमें भी इनकी जो रणनीति मुझे समझ में आती है, वो पुराने प्रश्न पत्रों का इन्होंने विश्लेषण किया है। साथ ही साथ आप कुछ यूट्यूब चैनल का सहारा भी लीजिए
और दृष्टि की जो बुक है वो आपको मतलब इस परीक्षा के लिए उपयोगी तो है, मानना पड़ेगा कि सारी चीज़ें एक साथ समाहित कर दी गई, गागर में सागर भरा गया है इसमें। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है कि यदि आपके पास समय है तो आप चीज़ों को गहराइयों से पढ़िए। कुछ मूल पुस्तकें जो और हैं, आप हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो छूट रहा है उसको, उसके लिए पुस्तक आप बताइए। देखिए, जैसे कि अगर आप चाहें रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी मैंने दोनों को पढ़ा था। दोनों। एक बच्चन सिंह की आती है आधुनिक भारत का आधुनिक साहित्य का इतिहास, हुँ, तो उसको भी मैंने पढ़ा था। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि नाटक हो गया, हमारा जो टेक्स्ट लगा हुआ है, एक बच्चन जी का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हुँ, तो उसके पीछे हमें लिखा हुआ होता है किस रचना के बारे में किस पेज पे कहा गया है, किस राइटर के बारे में किस पेज पे कहा गया है। तो जैसे इनके कथन आ जाते हैं कि किसी रचना पे कथन आ गया, किसी राइटर का कथन आ गया, तो उसके लिए पीछे जो पेज नंबर दिया हो कि किस पेज नंबर पे कहा क्या कहा गया है, तो उस पर्टिकुलरली बहुत वैसे भी मोटी किताब है, तो वहाँ पे हम वो किताब आप बच्चन सिंह की बात कर रहे हैं, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक? नहीं, बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य का दूसरा अच्छा, इतिहास है अच्छा। उसमें, तो पीछे जो दिया है कि किस रचना के बारे में कहा, किस पेज पे कहा गया है। तो जो हमारे सिलेबस में जो रचनाएँ और जो राइटर लगे हैं, उनके बारे में अगर कोई कथन मिलता है हमें वहाँ से, तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ तो एक तो पूरा किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि पीछे से हमें पता चल जाएगा किस पेज नंबर पे क्या कहा गया है। तो कथन जैसे आ जाते हैं, इस बार जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन आ गया था गोदान वाला, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वहीं से आ गया था, तो मैंने वहीं से पढ़ा था, इसलिए मेरा हो पाया। तो कम समय में हम वहाँ से कर सकते हैं। तो बिल्कुल कुल मिला के समझ में ये आया कि यदि आपको जो आलोचकों से संबंधित जो भी विद्यार्थी के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसमें आप यदि मूल पुस्तकों का सहारा लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। मूल पुस्तकों में आप बच्चन सिंह की मूल पुस्तकें पढ़िए। डॉक्टर नगेंद्र की तो इसमें भूमिका नहीं है, रीतकाल के संदर्भ में उन्होंने अच्छा काम किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कविता का जो सेक्शन है वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी इन्होंने कविता पे चर्चा किया कि जो आपके पाठ्यक्रम में लगभग 42 कविताएं जहाँ तक मुझे याद है संकलित हैं, तो उसके लिए जो छोटी कविताएं हैं उसको आप कंठस्थ कीजिए, और नहीं कंठस्थ होता है तो यूट्यूब में उसका गीत मॉडल में है, उसको आप सुनते जाइए लीड लगा के। वो सारी चीज़ों मत सुनिए। और अब हम इनसे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल ऐड करिए। तो जैसे कि पहले तो हमें सारा सिलेबस पता होना चाहिए। बिल्कुल। एक कविताओं का क्या होता है कि लगभग बच्चों को, ये मैं जनरली कहता हूँ कि अदर जितना टेक्स्ट लगा हुआ है लगभग सब पता होगा कि कौन सा टेक्स्ट लगा हुआ है। कविताओं का अगर पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पूरी, लगभग एक दो होंगी पता होगा, जब सभी को पूरी कविताएं तो नहीं पता होता है कि कौन सी कविताएं लगा हुआ है। जैसे कि इस बार दो पंक्तियाँ आ गई थी पृथ्वीराज रासू की। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो 4 में पृथ्वीराज और रासो भी ऑप्शन था, 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन थे जो जो हमारे सिलेबस में नहीं लगे हुए थे। हमें पता नहीं था, लेकिन हमें केवल इतना पता होता कि हमारी जो सिलेबस है उसमें 3 नीचे वाली रचनाएँ नहीं लगी हुई हैं, केवल ऊपर वाली रचना लगी हुई है पृथ्वीराज रासो। तो हम वहीं से समझ से क्रिटिकल थिंकिंग से कि पृथ्वीराज रासो मार सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम जो ऑप्शंस होते हैं वो सिलेक्ट कर सकें कि ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ये तो सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ से हमें सही ऑप्शन चूज करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कविता संग्रह किसमें संकलित है, और कौन सी मतलब कविता जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब रहा है। जो छोटी कविता है इसको याद करना है। अब हम अगले कैंडिडेट से बात करेंगे।